नमस्कार स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, सीआरपीएफ की परीक्षा ज़ोरों शोरों से चल रही है और आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस इस एक वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट पेपर एनालिसिस देखता है, जिसका भी सीआरपीएफ का पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है या फिर सीजीएल का जिनका पेपर है, वो इस एनालिसिस को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं, अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न जो आया था वो ये था कि चोल वंश की पहली राजधानी क्या थी। तो चोल वंश की राजधानी की बात करें तो इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो भी वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उन्होंने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय हुआ। इसीलिए तंजौर को प्रख्यात चोल साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया। तो अगर आपके पेपर के ऑप्शन में तंजौर था और आपने तंजौर पर टिक किया तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो गया। तो प्रश्न सिर्फ इतना था कि चोल वंश की इस पहली राजधानी क्या थी। तो पहली राजधानी थी तंजौर। अगली शिफ्ट में प्रश्न आ सकता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की। तो विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। एक बात और, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला जो प्रश्न है, आर्टिकल 86 में क्या है। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं और ये प्रश्न जो है आपका रिपीट हुआ है। कल भी प्रश्न को पूछा था, आज वापस से इस प्रश्न को पूछा है। तो आर्टिकल 86 का शीर्षक है राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। ये बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 86 में। राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार किस में है? आर्टिकल नंबर 86 में। अगला प्रश्न जो पूछा गया, आरोग्य सेतु से कोई प्रश्न था। प्रश्न तो कन्फर्म नहीं हो पाया, लेकिन आरोग्य सेतु से प्रश्न था, इतना कन्फर्म है। तो देखो, आरोग्य सेतु एक ऐप का नाम है और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना है। आरोग्य सेतु ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अजय देवगन। इस बात को आप याद रखें। तो आरोग्य सेतु किसका नाम है? एक एप्लीकेशन का नाम है जो आपके मोबाइलों में चलती है। चौसा का युद्ध कब हुआ? अब देखो, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। चौसा का युद्ध तो 1539 में चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। चौसा जगह वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है? बिहार में। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और पहली भारतीय। देखो, एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। तो प्रश्न अगर ऐसे पूछा है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तब तो एनी बेसेंट हो गया। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो कौन सा राज्य है? केरल। भारत की टोटल साक्षरता दर है 74.04%। पुरुषों की है 82.14%। महिलाओं की है 65.46%। तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? केरल की। अगला प्रश्न पूछा गया, OH आबंध किसमें बनता है? तो OH आबंध बनता है किसमें? क्षार में। अगला प्रश्न जो आज के दिन सीआरपीएफ के पेपर में पूछा गया वो ये था कि भावैया लोक संगीत किस राज्य का है। तो भावैया जो लोक संगीत है वो है आपके किसका? पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? तो केसरिया स्तूप किसमें है? बिहार में। दुख का पर्यायवाची, ये हिंदी का प्रश्न है। दुख का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो व्यथा, कलेश, पीड़ा, कष्ट, संताप, वेदना, ये सब के सब किसके पर्यायवाची हैं? दुख के। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके किसमें? कोलकाता में। गार्डनर रिच, कोलकाता में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में।
अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं। हिंदी का प्रश्न है और प्रश्न है कि जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जिज्ञासु। अगला प्रश्न पूछा है रंगतम मठ कहाँ स्थित है, तो रंगतम मठ कहाँ पर है, लद्दाख में। अब देखो ये तो आज के दिन पूछ लिया, अब हो सकता है अगली शिफ्टों में आपसे ये पूछ ली। तो हेमिस मठ कहाँ पर है, लद्दाख में। करदांग मठ कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तीनों को याद रखें, जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट है उनमें पूछा जा सकता है कि हेमिस मठ कहाँ पर है, करदांग कहाँ पर है और तवांग कहाँ पर है। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम बालावत्स्की ने और कर्नल ओलकाट ने। तो कर्नल ओलकाट का नाम आपके एग्जाम में नहीं आया था, आपके नाम था सिर्फ मैडम बालावत्स्की ने। तो ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, मैडम बालावत्स्की ने। अगला प्रश्न का बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसा करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है 1592 तक किस मनसबदार ने उड़ीसा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। तो 1592 तक मुगल मनसबदार राजा मान सिंह ने लगभग पूरे उड़ीसा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। तो कौन सा मुगल मनसबदार था, राजा मान सिंह, जिसने 1592 तक उड़ीसा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है टेरीकोटा की ईंट हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पाई गई। तो टेरीकोटा की जो ईंट है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर पाई गई, बनावली में। तो बनावली हड़प्पा सभ्यता में हल्के टेरीकोटा मॉडल की खुदाई की गई थी। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब देखो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। जो आपका लोथल है वो कहाँ पर है, गुजरात में। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बनावली। अगला प्रश्न पूछा कि गोपुत्र में कौन सा समास है। तो गोपुत्र में कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन चलाया था। तो चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 में शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन चलाया, चंपारण आंदोलन, जो कि कब हुआ था, 1917 में। अब देखो महात्मा गांधी के आंदोलन चंपारण कब हुआ, 1917 में। खेड़ा कब हुआ, चंपारण कब हुआ, 1917 में। खेड़ा कब हुआ, 1918 में। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था वो हुआ 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कब हुआ, 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। तो ये जो महात्मा गांधी के आंदोलन है पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन, कब हुआ था, 1920 में। तो देखो गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो तो था चंपारण, लेकिन पहला जन आंदोलन वो कौन सा था आपका, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, लूणी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो लूणी नदी का उद्गम अरावली श्रेणी में अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। लूणी नदी पश्चिम राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। तो लूणी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, पश्चिमी राजस्थान की। 2022 में बेंगलुरु में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था, ये आपका आज के दिन प्रश्न पूछा गया। करंट अफेयर की बात करें तो आपके 2021 की पूछी जा रही है, 2022 की पूछी जा रही है और 2020 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो 2000 में बेंगलुरु में, 2022 में बेंगलुरु में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी IISc ने बेंगलुरु ने घोषणा की कि उसने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम प्रवेगा, कंप्यूटर का नाम याद रख लेना, परम प्रवेगा नाम के सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है। दावा किया जा रहा है कि यह सुपर कंप्यूटर देश में अब तक का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। तो 2022 में बेंगलुरु में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, परम प्रवेगा। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, जर्मनी में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो मैडम कामा ने 1907 में स्टटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला भारतीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा ने हरा भगवा और लाल पट्टी का तिरंगा ध्वज फहराया था। लाल रंग ने शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, भगवा रंग ने जीत का किया और हरा रंग ने साहस और उत्साह के लिए का जो प्रतीक है वो कौन सा रंग है आपका, हरा रंग। तो जर्मनी में
किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? वो फहराया था आपके मैडम कामा ने 1907 में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया वो ये था कि पदम सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो पदम सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम से। ये प्रश्न आपके एमटीएस में भी पूछा गया है और सीआरपीएफ में भी पूछ लिया, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके सीजीएल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो साथियों, ये कुछ आज के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सीआरपीएफ की एग्ज़ाम के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।